जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएच वर्ड की तरफ से जो आरओ के लिए टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसी को आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज नंबर 1 होगी और इसी प्रकार आगे लगातार अब टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। अभी हम आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आने वाले कुछ समय बाद हम यूपीपीएससी 2024 के लिए भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ से देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होगी। दोस्तों याद रखेंगे, भारत के कुछ चुनिंदा पदों की उम्र आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे एक तो पूछी जा सकती है राज्यपाल की, आपके यहाँ पर दी गई है राज्यपाल, ठीक है। और यहीं पर आपकी देखिए राष्ट्रपति की पूछी जा सकती है, यहीं उपराष्ट्रपति की पूछी जा सकती है। तो ये सभी आपको उम्र याद होनी चाहिए, किस पद पर जाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे मुख्यतः राज्यपाल के पद की उम्र पूछी गई है, तो जिसकी जो उम्र होती है वो होती है आपकी 35 वर्ष, ठीक है। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है, ठीक है। राज्यसभा या राज्यसभा और साथ में विधान परिषद, इनके लिए उम्र आपकी 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो उम्र होती है वो आपकी 35 वर्ष होती है। ये सभी उम्र आपको याद रखनी है कि किस पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो दोस्त याद रखेंगे, जैसे हम महान्यायवादी कहते हैं उसी का यहाँ पर नाम दिया गया अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आपने महान्यायवादी सुना होगा, तो इसके बारे में जो उल्लेख दिया गया है वो आर्टिकल 76 में दिया गया, यानी अनुच्छेद 76 के अनुसार कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 76 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है। यहाँ राज्यपाल की नहीं, राज्य की होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस आर्टिकल का आपको नाम बताना है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 154। यह दोस्तों आर्टिकल 154 के तहत कहा गया है कि राज्य की जितनी भी समस्त शक्तियां होंगी वो राज्यपाल के अधीन होंगी और राज्यपाल खुद या अपने अधीनस्थ के माध्यम से इन कार्यों को कराएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला निम्न में से कौन सा है। पहले तो हमें यूपी के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला। आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है, लोकसभा की सीटें पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में 80। यहीं पर आपसे राज्यसभा की सीटें पूछ सकता है, तो उत्तर प्रदेश में 31। यहीं आपसे विधान सभा की सीटें पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 403। यहीं पर आपसे विधान परिषद की सीटें पूछ सकता है, तो याद होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 होती हैं, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें होती हैं। अब जो 403 सीटें ये सर्वाधिक राज्यों में आती हैं उत्तर प्रदेश में। अब राज्य के बाद आपसे पूछा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक सीटें स्थित हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जिला आपका प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा और प्रयागराज में सीटों की जो संख्या है वो 12 है। तो विधानसभा की सीटें प्रयागराज में कितनी है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे यहाँ पर 12 सीटें प्रयागराज में बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, बताइए। अभी हमने आपको बताया था जो कुल सीटें हैं वो 403 हैं। अब इस 403 में से आरक्षित सीटों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही जवाब होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर कितनी है, याद रखें दोस्तों, आरक्षित सीटों की संख्या आपके उत्तर प्रदेश में 86, यानी ये जो आरक्षित सीटें वो एससी समुदाय और एसटी समुदाय के लिए दी गई हैं। अब इसमें से 86 में से आप इसको दो तरीके से बांट सकते हैं, 84 सीटें एससी के लिए दी गई हैं और 2 सीटें एसटी के लिए दी गई। तो इस प्रकार ये आरक्षण दिया गया है विधानसभा में उत्तर प्रदेश में। टोटल 86 सीटें हैं, ठीक है। 84 सीटें आपकी एससी समुदाय के लिए और 2 सीटें आपकी एसटी समुदाय के लिए दी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से इसका सही जवाब दें, ठीक है। बताइए, यहाँ पर आपके सामने कूट भी दिया गया है, आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
पहला है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। बताएंगे इसका कौन सा सही जवाब है। दोस्तों गांव के जितने भी प्रधान वगैरह के चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले में कह रहा है ये कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्यों का, जो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों में जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर के होते हैं वो सभी वोट डालते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 7वां, निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। बताइए, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर, राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243 आई। ठीक है, अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 243 आई। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 में अधिनियम किया गया था। दूसरा है, मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो पहला भी देखिए आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि जो नगर निगम अधिनियम आया था वो 1959 में आया था और जो मेयर का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी बीच अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कितनी स्वीकृत संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 160 न्यायाधीश। या दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो भी आपको याद रखने की, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1866 में हुई थी। ठीक है, और इसमें वर्तमान में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है वो 160 है। भारत में जो 3 प्रथम विश्व हाई कोर्ट खोले गए थे वो 1862 में खोले गए थे, जिनमें वो 3 कौन कौन से हाई कोर्ट थे। एक था आपका कोलकाता हाई कोर्ट, एक आपका मद्रास हाई कोर्ट और एक आपका मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट, तो ये 1862 में 3 खोले गए थे। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट खोला गया था 1866 में। और जब आपसे पूछा जाए दिल्ली हाई कोर्ट कब खोला गया, तो 1866 के बाद आपका आता है 1966, यानी जस्ट 100 वर्ष बाद दिल्ली का हाई कोर्ट खोला गया था। तो हमें तीनों याद रखने कि भारत में 3 हाई कोर्ट एक साथ खोले गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट खोला गया था और दिल्ली हाई कोर्ट खोला गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। हम यहाँ पर यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था 7 अक्टूबर 2002 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपके सामने कि विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचय निधि से धन की निकासी की जा सकती है। दूसरा कथन है कि अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान के द्वारा सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण किया जाता है। बताएंगे कौन कौन से कथन आपके सही है। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से कथन सही है। तो आप यहाँ देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, पहला और दूसरा, ये दोनों ही कथन आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता है। बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता है, बताइए। यहाँ पर पहला है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ये बिल्कुल कैसा आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई। दोस्तों मुसलमानों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी वो तो 1919 से ही 1909 से ही प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है, 1909 से ही प्रारंभ कर दी गई थी। तो यहाँ पर इसका भी ये जो दिया गया दूसरा वाला ये हम देखेंगे। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार हस्तांतरित किए गए थे। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ये सही हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा वाला कार्य था वो 1909 में दिया गया था, ना कि 1919 में। ठीक है,
तो मुसलमानों के लिए जो निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी तो 1909 के माले मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इनमें से दी गई किस अधिनियम के आधार पर होता है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव की बात की गई है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कि आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति, तो यही होता है आपका क्या, स्थगित प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर व सुरक्षा सुनिश्चित करना। इन चार में से आप बताएंगे इसका सही जवाब कौन सा बनेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये दोनों ही गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं। यहाँ पर यह दिया गया था। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन दिए गए लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित हैं। पहला कथन है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, तो पहला कथन आपने देखा। दूसरा कथन है उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया गया कि वह अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफे का पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित होगा। अब आइए इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑप्शन आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। पूछा है कथन पर, और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। अब एक एक करके तीनों कथनों को देखेंगे। पहला है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो किसी से शपथ ग्रहण नहीं करता। वो क्या होता है, एक तरीके से चुना जाता है अपने सदस्यों में से। पहला गलत। दूसरा इसीलिए गलत हो जाएगा कि वही व्यक्ति लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य होगा। तीसरा कह रहा है कि अगर वह इस्तीफा देना चाहे तो अपने समकक्ष यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, तो यह कथन कैसा है, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न और है कि भारत एक गणतंत्र है का अर्थ क्या है, बताइए। भारत एक गणतंत्र है का अर्थ क्या है। तो दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ आपको बताना है, और इसका जो सही अर्थ है वो आपका, भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ का जो मुखिया होता है वो 5 साल के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सफल निर्वाचन कहाँ से हुआ था। यहाँ पर आपसे पूछा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सफल निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले इनका बंगाल से हुआ था। ठीक है, पहली बार ये बंगाल से चुने गए थे, बाद में विभाजन के बाद M.R. जयंकर के स्थान पर इनको मुंबई से चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले यहाँ से चुने गए थे, बाद में विभाजन में बंगाल वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो मुंबई से चुने गए थे। आगे, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंपोर्टेंट प्रश्न है। परिसीमन आयोग को देश या किसी राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति को सौंपा गया है। दूसरा है आपका, निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 के जनगणना परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया है। ये दो कथन है। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, आपसे पूछा गया कौन से कथन सही है। तो दोस्त याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है और यहाँ पर आपके सामने है कथन है। तो दूसरा और पहला दोनों ही कथन सही है, यानी यहाँ पर जो दो कथन दिए गए हैं, पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। इसी क्रम में अपने 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
एक तरफ विषय दिए गए, दूसरी तरफ आर्टिकल दिए गए, आपको बताना है कौन सा आर्टिकल किससे सुमेलित है और आपको आंसर देना है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और सभी आर्टिकल आपको सुमेलित करने होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और ऊपर करते हैं जिससे कि आपको ऑप्शन भी दिखने लगे और एक साथ आप इनका जवाब दे सके। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे केंद्रीय वित्त आयोग की अगर बात करें तो केंद्रीय वित्त आयोग का जो संबंध है वो आर्टिकल 280 में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लोक लेखा समिति की बात करें दोस्तों तो लोक लेखा समिति का जो उल्लेख है वो 266 आर्टिकल में दिया गया है, क्लॉज 2 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाए तो ये दोस्तों आर्टिकल 148 में दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो आर्टिकल 338 में दिया गया है। तो ये चारों आर्टिकल आपको याद रखने के, केंद्रीय वित्त आयोग 280, लोक लेखा समिति ये अनुच्छेद 266 क्लॉज 2 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका उल्लेख 148 में, अनुसूचित जाति आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन आर्टिकल 338 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से है। बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा। सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, इसके आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, 1 2 2 1 2 3 और 1 2 3 4। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द दिया गया मौलिक कर्तव्य। पहला कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखना, तो आप सभी को पता पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय से बचाना। तीसरा वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करना। चौथा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। तो जब ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा पहला हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से सही था, दूसरा हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा, क्योंकि कमजोर वर्गों का सामाजिक अन्याय से बचाना ये मूल कर्तव्य में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 1 2 1 3 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अनुसूची दी गई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय। जैसे प्रथम अनुसूची की अगर बात की जाए तो प्रथम अनुसूची में आप सभी को पता है कि प्रथम अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में राज्यों का उल्लेख है, राज्य एवं क्षेत्रीय क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है, तो पहली अनुसूची का जो संबंध होगा वो पहले से हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो आप सभी को पता है शपथ एवं प्रतिज्ञान दिया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो पांचवी अनुसूची में आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा और इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पर हाँ देखिए 10वीं अनुसूची में क्या दल बदल दिया गया, तो इसमें संसद और राज्य विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा, ये इससे संबंधित हो जाएगा, ये इससे और ये इससे। ठीक है, तो सब में असम, मेघालय और मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। तो सभी अनुसूचियां क्या है, सुमेलित हैं, आप एक बार देख सकते हैं, चारों के चारों अनुसूचियां सुमेलित दी गई है, तो आप इन चारों को याद रखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आपके सामने कि यह सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कि इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अब आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोनों, पहला भी कथन सही हो जाएगा, दूसरा भी कथन सही हो जाएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इनके द्वारा किसी भी अदालत में इनको लागू नहीं कराया जा सकता, तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सचिवालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो आप सभी को पता है संविधान का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली कब से लागू की गई है। बताइए, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। कानपुर नगर में पुलिस प्रणाली लागू कब से की गई है और इसी में साथ में आपका वाराणसी भी दिया गया है। बताइए, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से, याद रखें दोस्तों, ये मार्च 2021 से लागू की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ, ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा, इन चार में आपकी जो कमिश्नरी है या जो पुलिस आयुक्त है प्रणाली है ये मार्च 2021 से लागू कर दी गई है। वर्तमान में इसके अंतर्गत आपके 7 जिले आते हैं। ठीक है, कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। अब वो कौन कौन से आते हैं,
देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि शुरुआत में जो मार्च 2021 में लागू की गई थी वो आपका कौन कौन सा था। तो एक तो था आपका लखनऊ, ठीक है, इसमें लागू की गई थी। दूसरा लखनऊ के साथ था कानपुर, कानपुर इसमें भी लागू की गई थी। इसी के साथ तीसरा था वाराणसी, वाराणसी तीसरा था। चौथा था आपका नोएडा, नोएडा। इन चार में एक साथ की गई। उसके बाद 2023 में आके आपका देखिए इसमें एक आगरा आ गया, आगरा को बढ़ाया गया है, ठीक। इसी में आपका एक गाजियाबाद, गाजियाबाद बढ़ाया गया है। और इसी में आपका एक प्रयागराज, प्रयागराज। तो ये तीन हाल ही में नए बने हैं, ये 4 मार्च 2021 में बने। टोटल 7 में पुलिस आयुक्त प्रणाली या कमिश्नरी प्रणाली लागू है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बनाया गया है। दोस्त याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब होगा लखनऊ अनोरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ अनोरा में बनाया गया है। इसी के बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थकर का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, यूपी स्पेशल से प्रश्न आ गया है कि कौन से जैन तीर्थकर का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऋषभदेव का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऋषभदेव का यहाँ पर हुआ था। और ऋषभदेव कौन थे, ये प्रथम तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे, तो याद रखेंगे प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यह आपके सामने दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पर राज्य की पुष्प पलाश, राज्य की पक्षी क्रोच, राज्य की पशु बारहसिंगा और राज्य की वृक्ष पीपल। तो आप सभी को उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। राज्य की पुष्प की बात करें तो पलाश बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्य की पक्षी की बात करें तो क्रोच अथवा सारस बिल्कुल सही है। राज्य की पशु की बात करें तो ये आपका बारहसिंगा बिल्कुल सही है। राज्य की वृक्ष की बात करें, आप देखिए वृक्ष दिया गया है, राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष आपका पीपल नहीं होगा, यहाँ पर अशोक होगा। कौन सा हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पर यूपी स्पेशल का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी में दूसरा है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटा सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, ये भी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा है, ललितपुर, ये भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य झारखंड, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर एमपी होगा, जिसे मध्य प्रदेश कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितने % है। दोस्तों ये जनगणना से प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अगर हम एसटी जनसंख्या की बात करें तो 0.6% हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के तहत उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रश्न है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला आपका श्रावस्ती है, तो आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक बोला है गौतम बुद्ध नगर, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो गौतम बुद्ध नगर का नहीं, वो किसका है, याद रखेंगे जौनपुर का है। किसका है, जौनपुर का है। और इसका जो लिंगानुपात है वो 1027 दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपका बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने एक और है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह जो आपका मनाया जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 से लेकर 7 जुलाई के मध्य उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पॉलिटी का प्रश्न आ गया। प्रश्न है कि इसे मूल रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। दूसरा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक है। ऑप्शन है पहला सही है तो दूसरा सही है, और यहीं पर आप देखेंगे तो तीसरा है कि दोनों सही है, चौथा है ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई नहीं सही।
तो पहला जो दिया गया वो भी सही है और दूसरा दिया गया वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से लाभान्वित जिला है। यानी गंगा एक्सप्रेसवे से जो योजना है उससे लाभान्वित जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो आपको याद रखना है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे ये 12 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, ये मेरठ से चालू होता है और कहां तक जाता है? ये प्रयागराज को जोड़ता है। तो यहाँ पर 12 जिले इसके बीच में आते हैं। अब हमसे पूछा है कि इनमें से वो कौन सा जिला शामिल है जो इसके अधीन आता है? बताइए फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसके अधीन आता है। एक प्रश्न और आपसे, इसकी कुल दूरी पूछ सकता है। तो इसकी जो कुल दूरी है वो 594 किलोमीटर है गंगा एक्सप्रेसवे की। ठीक है, और ये पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी से जोड़ता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपके सामने दिया गया शाहजहांपुर, ऑप्शन नंबर डी। देख, लखनऊ इसके बीच में नहीं आता, बहराइच नहीं आता, कानपुर से ये नहीं गुजरता, शाहजहांपुर से ये गुजरता है। ठीक है, तो वो 12 जिले कौन कौन से जहां से ये गुजरता है मैं आप सभी के सामने एक बार नाम उनके लेता हूँ। देखिए, मेरठ, उसके बाद हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, और उन्नाव के बाद जो ये एंट्री करता है वो आपका रायबरेली, प्रतापगढ़ और उसके बाद प्रयागराज। तो इस प्रकार ये टोटल 12 जिलों से गुजरता है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार 1934 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1934 में जो संविधान सभा का विचार रखा गया था वो M.N. राय के द्वारा रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिन्हें M.N. राय के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष स्वीकार की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए कि संविधान सभा का जो गठन की जो मांग थी उसको कब स्वीकार किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों 1945, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 1945 में। इसी क्रम में बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1940 में। माफ कीजिए, 1940 में इसका गठन को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य थे? अब बताइए दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य थे। अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने, घटना और दूसरी तरफ तिथि दी गई है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, तो राष्ट्रमंडल में जो भारत की सदस्यता दी गई थी वो आपकी कब दी गई थी? तो मई 1949 में दी गई थी। राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज जो हमने स्वीकार किया था वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय गान की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय गान हमने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया, और राष्ट्रीय गीत की अगर बात की जाए तो ये हमने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। ठीक है, सभी तिथि आपको याद रखनी है, किस तारीख को क्या कार्य किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न एक और आपका इसी प्रकार से दिया गया है। देखिए, एक तरफ घटना, दूसरी तरफ स्वीकार करने की तिथि दी गई है। ठीक है, बताइए। यहाँ पर दिया है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, वो तिथि आपकी कौन सी है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको कब चुना गया था? तो आप सभी को पता है 24 जनवरी 1950 को उनको चुना गया था। तो मान लेते हैं 24 जनवरी 1950 यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, आगे संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन और यहाँ दिया संविधान सभा के प्रथम प्रारूप की प्रकाशन। तो ये दोनों आपके लिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाते हैं? इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को, और संविधान सभा के प्रथम प्रारूप पर जो प्रकाशन हुआ वो फरवरी 1948 में। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नीचे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, फिर चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, समितियां और दूसरी तरफ नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, आपको क्या करना है? इनको सुमेलित करके कूट के माध्यम से इनका जवाब देना है। बताइए। चलिए समितियों की तरफ बढ़ेंगे। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। पहली समिति है संघ, शक्ति, संवैधानिक और राज्य समिति।
तो संघ शक्ति, संवैधानिक और राज्य शक्ति, इसका जो नेतृत्व किया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति का सबको पता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रक्रिया एवं संचालन समिति का जो नेतृत्व किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इसी प्रकार इसको आप सम्मिलित करेंगे और ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसने दिया था कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश है, एक दलीय निकाय थी। तो ये दोस्तों जो कथन दिया था वो आपको बताना किसने दिया था। वो दिया था आपका ग्रेनविले ऑस्टिन ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? दोस्तों सिंपल प्रश्न हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ था। इसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक था आपका देखिए समाजवादी, दूसरा था आपका अखंडता और तीसरा था आपका धर्मनिरपेक्ष। यहाँ प्रभुत्व संपन्न शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख दिया गया है? दोस्तों प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैंने कल मैंने एक टेलीग्राम पर क्विज कराई थी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। निःशुल्क टेस्ट होता है डेली, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है? तो आइए हम यहाँ पर समझेंगे। प्रस्तावना में 2 प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अब वो समानता कौन कौन सी? एक आपकी देखो दोस्तों प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है। एक आपकी प्रतिष्ठा और दूसरी आपकी अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक की व्यापक समझ का अर्थ क्या है? यानी जो लोकतांत्रिक शब्द दिया गया प्रस्तावना में इसका अर्थ क्या है? वैसे तो इसके अर्थ को आप समझेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा केवल राजनीतिक लोकतंत्र, केवल सामाजिक लोकतंत्र और केवल आर्थिक लोकतंत्र। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है और पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार सुरक्षित करता है? तो इस आर्टिकल का आपको नाम बताना है। आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 39 में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो प्रस्तावना से संबंधित 2 मामले हुए थे। एक बाद हुआ था 1960 में और एक बाद हुआ 1973 में। 1960 वाले बात को बोला गया है बेरुवारी वाद और 1973 में हुआ था उसे बोला गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इस बाद में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। जबकि पुनः एक बाद हुआ था 1973 में, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग या हिस्सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब पूछा गया कि हिस्सा नहीं है तो बेरुवारी बात, और जब पूछा हिस्सा है तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न आपके सामने कि संघ और उसके राज्यों क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विचार कीजिए। इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 तक है। अब बताएंगे कौन कौन से कथन आपके सही है, पहला कि दूसरा कि दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। भाग 1 में इसके बारे में दिया गया और आर्टिकल 1 से 4 में दिया गया। यहाँ पर आर्टिकल 1 से 5 दिया गया, यही यहाँ पर गलत है दूसरा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बताइए। आर्टिकल 1 अगर आपने पढ़ा तो आप बता सकते हैं इसमें किसका उल्लेख है और किसका उल्लेख नहीं है। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए क्या हो जाएगा आर्टिकल 1 में, ठीक है। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देख आर्टिकल 1 में राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया है। वे क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी भी समय अधिग्रहण किए जा सकते हैं उसके बारे में कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका जो जिक्र है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना वो आर्टिकल 1 में नहीं दिया गया, ये आर्टिकल 2 का हिस्सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है?
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 50वां प्रश्न है कि कौन सा आर्टिकल है जो संसद को भारत संघ में नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 2, अभी हमने देखा था। ठीक, आर्टिकल 2 यहाँ पर देखा था नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, ये आर्टिकल 2 का हिस्सा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक, तो इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न देखे, अगली वीडियो में भी 50 प्रश्न देखेंगे और इसी प्रकार 50-50 प्रश्नों की आपको वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके सभी बताएं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको निःशुल्क क्विज कराई जाती है आरओ यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए। चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।